हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज। सो हमने लास्ट लेक्चर में एक्चुअली डिस्कस किया था इन इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हमने लास्ट टाइम भी इसको एक्चुअली देखा था कि एनी कोलिजन, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वॉल और एक बॉल है एक्चुअली विच इज़ मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। व्हाट वी सेड वाज कि this carries some kinetic energy sitting since it is moving with some velocity v and has some mass m. So when it actually collides with this wall, तो हम नॉर्मली ऑब्जर्व ये करते हैं कि जब ये बॉल कोलाइड होकर वापस आएगा, तो लेट्स से इसको इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट से थ्रो किया था, तो इट वोंट रीच इट्स इनिशियल डिस्टेंस बैक, तो एक्चुअली इट विल फॉल शॉर्ट। इस केस को आप अगर ज़्यादा एक रिलेटेबल सेंस में देखना, तो इट वाज एग्जांपल वेयर वी सेड इफ़ यू ड्रॉप अ बॉल ऑन टू अ सर्फेस, तो जब वो वापस बाउंस करेगा तो इट वोंट रीच इट्स इनिशियल हाइट। और हमने डिस्कस किया था कि द रीज़न फॉर दैट इज़ कि जब ये टकराता है, कलाइड करेगा इस बॉल के साथ, या ये वाला बॉल इस सर्फेस के साथ कलाइड करेगा, तो एक्चुअली कुछ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी फॉर एग्जांपल। सिमिलरली कुछ इंटरनल एनर्जी जैसे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो होता यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाती है into some other forms of energy, let's say sound or heat energy. So what we say is that the kinetic energy actually changes in this entire process. And since kinetic energy actually changes, so we say it is not conserved. By the way, when we actually say कि kinetic energy is not conserved, इसका ये मतलब नहीं होता कि total energy भी conserve नहीं है। total energy फिर भी conserve होती है। total energy, क्योंकि total energy तो actually वो पूरी एनर्जी है जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व थी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर जो बॉल वाज एक्चुअली मूविंग, तो इसकी जो सारी एनर्जी थी इट वाज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिंस बॉल वाज एक्चुअली मूविंग। लेकिन जब इसके साथ कलाइड किया, तो सम ऑफ इट ट्रांसफर्ड इनटू साउंड एंड सम ऑफ इट ट्रांसफर्ड इनटू लेट्स से हीट। तो लेट्स से इनिशियली वो 10 जूल्स के साथ मूव कर रहा था। नाउ 1 जूल वेंट अवे इन साउंड, 1 वेंट अवे इन हीट, and the remaining 8 actually comes to the kinetic energy back. तो kinetic the total energy you say वो टोटल अभी भी 10 ही है, लेकिन kinetic चूंकि पहले 10 थी, अब वो 8 रह गई है सिर्फ। तो now we say कि kinetic energy of the system has changed, so it is not conserved, but total energy is obviously conserved. This was a point जिस पे मैंने actually last time भी emphasize किया था। Also the fact कि momentum is also conserved, by the way, in momentum is in fact always conserved, is conserved. यू कैड एक्चुअली क्वेश्चन के वाई इज़ मोमेंटम कंजर्व। तो उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब ये बॉल एक्चुअली मूव कर रहा था, इट कैरीड सम मोमेंटम, और ये जाएगा और इस बॉल के साथ कोलाइड करेगा, तो इट विल ट्रांसफ़र सम अमाउंट ऑफ मोमेंटम टू द बॉल एक्चुअली। अब यू माइट से कि इस वॉल पे तो इटसेल्फ कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी इट्स डिडंट स्टार्ट मूविंग इन दिस वे। एक्चुअली वो जो इफेक्ट होता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि वी डोंट रियली सी इट एनीवे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा होता है। मोमेंटम एक्चुअली स्टिल रिमेन्स कंसेप्ट, क्योंकि मोमेंटम में एक्चुअली हम पूरे सिस्टम का इकट्ठे देखते हैं, यानी बॉल प्लस द वॉल, दैट्स द एंटायर सिस्टम। हम यही बात करते हैं कि द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी से कि मोमेंटम रिमेन्स डज रिमेन कंजर्व्ड, बाय द वे, क्योंकि सम ऑफ इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द वॉल और बाकी बॉल के पास वापस आ गया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड, क्योंकि उसने अपनी फॉर्म चेंज कर लिया, लेट्स से। एनीवेज, सो वी सेड के दिस टाइप ऑफ कोलिजन जिसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इट एक्चुअली चेंजेस और डज नॉट रिमेन्स कंजर्व, इट इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। इस वीडियो में हम एक्चुअली डिटेल में चूंकि इनइलास्टिक कोलिजन्स को देख रहे हैं, तो इनइलास्टिक कोलिजन्स के एक्चुअली फर्दर दो टाइप्स होती हैं। वन इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, perfectly inelastic collision, and the other is actually partially inelastic collision. Partially inelastic, what do we really mean by uh, perfectly and partially inelastic? हमने इस चीज़ को तो देखा है कि inelastic का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ बॉल इज़ एक्चुअली ड्रॉप्ड, तो जब वो वापस आएगा तो अपनी कुछ सिर्फ इनिशियल हाइट को गेन करेगा, यानी सॉरी इनिशियल से कुछ कम ही गेन करेगा।
परफेक्टली इस सेंस में इन इलास्टिक का ये मतलब होता है कि अगर कोई बॉल इस तरह से मूव कर रहा है और यहाँ पे एक दूसरा बॉल है, लेट्स से दिस वन, तो जब ये इसे जाके कलाइड करेगा तो इसके साथ स्टिक कर जाएगा। यानी जब ये स्टिक कर जाएगा तो अब ना तो ये वाला बॉल इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, ना छोटा वाला बॉल इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। इस ग्राउंड वाली एग्जांपल में यू कैन से कि जब ये छोटा वाला बॉल एक्चुअली ग्राउंड के साथ जाके कलाइड करेगा तो ग्राउंड के साथ स्टिक कर जाएगा, अब वापस मूव नहीं करेगा। ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी दिस इज़ वन एक्सट्रीम केस एक्चुअली वेयर द बॉल एक्चुअली गोज और वो बाउंस नहीं करता बल्कि इट कम्प्लीटली स्टिक्स विद द अदर ऑब्जेक्ट। यू वुड ऑलरेडी हैव गेस्ड के यहाँ पे पार्शियली इन इलास्टिक का मतलब ये होगा जो हम इस एग्जांपल की बात की थी जिसमें द बॉल एक्चुअली बाउंसेस ऑफ टू सम अदर हाइट जो कि इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल हाइट बाय द वे, दैट इज़ पार्शियली इन इलास्टिक। इस केस में हम एक्चुअली इस वीडियो में जिस चीज़ को डिटेल में देखेंगे वो एक्चुअली परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगी। इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि what do we really mean by perfectly in elastic collision, and we'll actually see the kind of behavior it has. So since we're talking about perfectly in elastic collision, let's consider an example जिसको हम formally देख रहे हैं कि we have an object A, let's say, and it is moving with some velocity v1, और similarly हमारे पास एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है, let's call this B, and it is moving with some velocity, let's say v2. प्रोवाइडेड हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि एक्चुअली v1 इज़ ग्रेटर देन v2। वेन एवर वी अज्यूम कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट A है वो एक्चुअली अप्रोच कर रहा है B को, यानी इट इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स B, सो इवेंचुअली वो एक पॉइंट पे आके कलाइड कर जाएंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इस पे आके कलाइड कर गए, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कोलिजन। हमने चूँकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को पढ़े हैं तो उसका जो एक वर्चू है वो ये है कि ये दोनों एक पॉइंट पे स्टिक कर जाएंगे। तो दिस whole thing is now actually the both balls stick to each other, stick to each. All right, so let us really formally write it in terms of conservation of momentum. So from conservation of momentum we know that the initial momentum, yani the momentum before collision, is equals to the momentum after collision. क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी इसको इस्टेब्लिश किया कि मोमेंटम तो फिर भी कंजर्व रहेगा। तो टू राइट इट आउट वी से कि m1 v1 plus m2 v2 is equals to m1 v1 prime, which is uh, the velocity after the collision actually, plus m2 v2 prime. But notice कि हमने already इसको कहा है कि the two objects will actually now stick together after collision actually. तो अब चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए हैं तो अब ये एक्चुअली सिंगल बॉडी कंसिडर होंगे। तो द टोटल वेलोसिटी दे आर मूविंग विद इज लेट्स से कॉल इट v। तो अब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये एक ही कंसिडर होगा एंड इट इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी v। तो फिर एक्चुअली जो v1 प्राइम है या v2 प्राइम है वो सिंपली इक्वल्स टू v है, क्योंकि नाउ दे आर एक्चुअली मूविंग विद सेम वेलोसिटी क्योंकि दे हैव स्टिक टुगेदर। ऑलराइट, सो व्हाट वी से इज के वी हैव m1 v1 plus m2 v2 is equals to m1 v, this is the velocity of the whole of the two balls stuck together, plus m2 v. Then we have m1 v1 plus m2 v2 is equals to both have v in common, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं and we are left with m1 plus now what we can do is कि हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं फॉर वी, क्योंकि v अननोन है। व्हाट इज़ दैट वेलोसिटी जिसके साथ वो स्टिक करने के बाद मूव कर रहे हैं, दैट इज़ v। तो टू फाइंड v वी सिंपली आइसोलेटेड, यानी इस टर्म को यहाँ आके डिवाइड कर देंगे एंड सो वी आर लेफ्ट विद v इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऑलराइट, सो
This result is actually says the velocity with which the two balls would now move together is given by this formula. Let's call this E. अगर हमने इसको वाकई देखना है कि द केस दैट वी हैव डिस्कस्ड इज़ एक्चुअली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी मेरे कहने का मतलब है कि वाकई हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से वी लॉस्ट सम काइनेटिक एनर्जी, वो कंजर्व तो नहीं है। हमने ऑलरेडी बोला कि इन इलास्टिक कोलिजन वो होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या लेट्स से लूज़ होगी या गेन होगी। तो टू एक्चुअली सी कि हम उसी केस की बात करें जिसमें काइनेटिक एनर्जी लूज़ या गेन हो रही है, तो लेट्स एक्चुअली नाउ ट्राई टू फिगर आउट के बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है। बाय द वे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अनलाइक इन इलास्टिक कोलिजन जहाँ पे हमने ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हमने इलास्टिक के लिए तो बात की थी, लेकिन ऑब्वियसली इस केस में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल और फाइनल होती है वो चेंज हो जाती है, तो इट्स नॉट एक्चुअली दे बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो इस केस में एक्चुअली these are not equal to each other. We can't really write a relation जिसमें हम इधर before collision लिखें इधर before after collision लिखें and we equate them with an equal sign. That's not possible. So let's just see के independently वो क्या होती हैं. So let's first look at the initial kinetic energy. Now you already know the fact कि अगर आपने initial kinetic energy निकालनी है तो it is simply equals to half m1 v1 squared plus half m2 v2 squared, यानी kinetic energy of first ball and the kinetic energy of the second ball. Anyways, so this is it. This is the kinetic energy of the two balls before they actually collide with each other. Let's call this kinetic energy. Let us actually say that the equation B हमारी. Now coming back to the kinetic energy final actually. डोंट फॉरगेट कि हम जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो दो बॉल्स हैं जो एक्चुअली मूव कर रहे हैं, देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन दे कोलाइड एक्चुअली वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एनीवेज, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का एक्सप्रेशन अगर हम लिखें, इट इज़ गोइंग टू बी 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ डैश का हमने ऑलरेडी देखा है कि डैश वाला जो वेरिएबल होगा वो आफ्टर कोलिजन है, प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ऑलराइट, लेकिन हमने इसको पीछे भी देखा है कि जब हम ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए तो नाउ देर मूविंग विद सेम वेलोसिटी v, वी से कि जो v1 प्राइम्ड है और जो v2 प्राइम्ड है एक्चुअली वो दोनों ये बराबर हैं, विच इज़ सिंपली इक्वल्स टू v। तो लेट अस एक्चुअली यूज इट हियर एज वेल। ये हमारे पास होगा 1/2 m1 सिंपली v स्क्वायर्ड प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर्ड। Now since both have v square is common, हम इसको ऐड कर लेते हैं, so what we are left with is 1/2 v squared times m1 plus. Alright, now we actually know कि from equation A actually which really gives the velocity v कि उसकी वैल्यू क्या होगी, द वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स इससे मूव कर रहे हैं। तो इस v की जगह वी एक्चुअली प्लग इन दैट v, तो लेट्स से दिस वाज c, हम c के अंदर इक्वेशन a सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन a वाज द वैल्यू ऑफ v। तो वी से 1/2 लेट्स सी के v की वैल्यू क्या थी, इट वाज एक्चुअली m1 v1 plus m2 v2 over m1 plus m2। वी हैव m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m whole squared times this m1 plus m2, and all of this is equals to kinetic energy final. Alright, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है यहाँ पे, बिकॉज लेट्स से दिस इज m1 plus m2 और यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास m1 plus m2 का होल स्क्वायर्ड है। तो लेट्स से अगर हम स्क्वायर को अंदर ले आएँ, इसको यहाँ से हटा दें, इसका भी अपना स्क्वायर है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था,
This m1 plus m2 cancels out with one of these m1 plus m2. So we are actually left with kinetic energy is final is equals to 1 over 2 m1 v1 plus m2 v2 whole squared divided by m1 plus. All right, so this is actually our kinetic energy final. Let's see. मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूँ जस्ट टू लुक एट देम साइड बाय साइड और हम उसको देख सकें डिफरेंस के बारे में. Kinetic energy final was actually equation C. So we have is that kinetic energy initial was simply equals to 1 over 2 m1 v1 squared plus 1 over 2 m2 v2 squared. Or we could simply say 1 over 2 m1 v1 squared plus m2. So this is our kinetic energy initial. Let's call this E. एनीवेज तो ये हमारे पास एक्चुअली देखें दो टर्म्स आई हैं. एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, एक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है. एंड यू कैन एक्चुअली सी कि बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर एक्चुअली डिफरेंट. तो हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ समथिंग एल्स एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. दैट्स अनदर टर्म. तो वी कैन एक्चुअली से कि जो हमने केस डिस्कस किया था जिसमें एक बॉल जो दूसरे बॉल के साथ जब मूव किया एंड दे एक्चुअली स्टिक टुगेदर, so we actually say कि जो kinetic energy था that was not conserved, and so it's a case of inelastic collision. Inelastic. To actually see this more carefully कि ये वाकई inelastic collision है जिसमें हमारे पास जो kinetic energy दोनों है वो different है. यानी you might question कि ये तो हमारे पास एक functional form है, what if we plug in some values and they turn out to be same. So let us actually see कि अगर हम inelastic collision को देख रहे हैं तो what really in this case is कि हम अगर हम कोई एक एग्जांपल लें उसमें प्लग इन करें कुछ वैल्यूज. तो लेट्स सी कि what is going to be the kinetic energy initial and the kinetic energy final. So let's actually look at that. तो हम एक्चुअली एक एग्जांपल को देखते हैं जिसमें we say we have actually two balls. Let's say this is mass 1. इसका जो mass है let's say it is 2 kilograms and the velocity it is moving with is 5 meters per second. सिमिलरली हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ हमने ऑलरेडी चूँकि जूम किया हुआ है कि हम एक ऐसा केस देख रहे हैं जिसमें हमारे पास v1 इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन v2. लेट्स से हमारे पास जो v2 है इट इज़ एनीथिंग लेसर देन 5, लेट्स से 4 मीटर्स पर. लेट्स टेक अ मच सिंपल एग्जांपल इसमें हम ये कहते हैं कि दोनों masses जो एक्चुअली सेम है. तो दिस इज़ आल्सो 2 किलो. यू कुड एक्चुअली do this example with any other values, keeping in mind that v1 has to be greater than v2. Otherwise you can take any values. Anyways, so using this data actually let us try to evaluate the kinetic energy initial. उसके बाद हम kinetic energy final को भी देखें. So what we have is kinetic energy initial is equals to 1 over 2 m1 is actually 2, v1 is 5 squared plus m2 is also 2 but v2 is actually 4. This is 4 squared. We calculate it and it is 1 over 2. 5 square is 25 and 25 2 is a 50. 50 plus 4 square is 16 and 16 2 is a 32. And so we are left with 82 divided by 2, which is simply 41 units. So initially we have 41 units of kinetic energy. Let us highlight it actually. हमने बाद में result को use करना. Then we have kinetic energy final actually. Kinetic energy final का formula जो है वो actually ये लिखा हुआ है. Let us actually expand this square as well ताकि हम उसको simplify कर सकें. तो जो formula actually kinetic energy final का बनता है it is expanding this square. We have m1 squared v1 squared plus
m2 squared v2 squared plus we have 2 times m1 v1 into m2 2. All right, this is actually divided by we have 2 times m1 plus m2. Simply plug in the values. हमारे पास जो आएगा वो एक्चुअली है m1 की वैल्यू है, we already know it is 2, तो 2 squares is 4. 4 times 5 squared is 25 plus 4 times 16 plus 2 times into 5 into 4 divided by 2 into 2 plus. Right, so if you solve this out, actually ये होगा 100 plus 64 plus 2 times 2 equals to 4. 4 2 is 8, 8 5 is 40, 40 4 is 160. 8 denominator. So this is going to be 100 plus 160 is 260, and then we have 64 added to it, so it is 324, and we have 8. If you divide it, it is actually going to be 8 ones are 8 fours are, and then we have 40.5 joules. All right, so you see कि जो इनिशियल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ 41 यूनिट्स, एंड फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है यानी आफ्टर द कोलिजन इट इज़ एक्चुअली 40.5. so the kinetic energy initial is actually greater than kinetic energy final, and so क्योंकि एक डिफरेंस आ गया तो वी हैव एक्चुअली a change in kinetic energy. In kinetic energy actually we have delta ke actually. You can actually find it out as well कि delta ke पे simply क्या है, if you're talking about let's say kf minus ki, or let's say ki minus k e I kf, so we simply left with actually 41 minus 40.5 which is 0.5. so since we see अगर तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती तो डेल्टा के ई शुड इक्वल्स टू बी 0. 0 नहीं आ रहा, इट इज़ एक्चुअली greater than 0, so that means कि kinetic energy has changed, and so we are not in a case जहाँ पे kinetic energy conserved हो, and so it is actually a case of inelastic collision. By the way, if you are wondering कि हमारे पास ये जो difference आया है ये बहुत minimal क्यों आया, why is this कि it is only a difference of 0.5, so the reason is कि हमने जो velocities ली थी वो बहुत close थी एक दूसरे के, यानी this was actually a case where v1 was moving with 5 but v2 was moving with 4. तो एक्चुअली जो वेलोसिटीज थी वो बहुत सेम थी, एंड वी से इन इलास्टिक रीजन में हमने देखना ही होता है कि v1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन v2. एज लॉन्ग एज v1 एक्चुअली रिमेन्स ग्रेटर देन v2, जैसे इस केस में हालांकि डिफरेंस सिर्फ 1 यूनिट का था, तो वी स्टिल सी दिस डिफरेंस एक्चुअली. बाय द वे व्हेन यू रीच अ केस जहाँ पे v1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू v2, फिर जहाँ पे वहाँ पे डायनामिक चेंज होंगे, वी वोंट बी लेफ्ट विद इन इलास्टिक रीजन इन दैट केस. फिर वो जो टर्म आएगी एक्चुअली they might turn out to be same. But anyways, the whole idea is कि in this case actually हमारे पास जो kinetic energy उसमें change आ रहा है, and so we're actually dealing with some inelastic collision. If you want to practice this problem out, plug in some values of v1 and v2. Make sure to keep v1 greater than v2 so that the ball is actually approaching the other one, and so they actually collide. And you will actually see कि जो kinetic energy होगा उसमें हमेशा एक change आएगा. The change can be negative or positive by the way. वो kinetic energy gain भी कर सकती है, वो lose भी कर सकती है, but the point is कि change ज़रूर आएगा. It won't remain conserved, and that's what we mean by inelastic collision. Anyway, so this is it. So see you guys in the next video.